नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ इंडिया में। हूं आपके साथ कनवाल। इस वक्त हम एचडी पब्लिक स्कूल और आज इस स्कूल के सभागार में जिला प्रशासन द्वारा एक नागरिक सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में डॉक्टर, फायर ब्रिगेड के साथ साथ टीचर्स और एनसीसी के छात्र और इस स्कूल के पदाधिकारी, टीचर्स और यहाँ के एनसीसी छात्राओं ने भाग लिया और विशेषज्ञों से ये सीखा कि अगर युद्ध होता है तो उन्हें बचाव कैसे करना है। पॉइजनिंग या इस तरह के और वाटर सप्लाई है उसमें पॉइजनिंग कर दी, पूरी जो कम्युनिटी है उससे प्रभावित होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है बॉर्डर के अलावा अपने लोकल उसमें भी अफरा तफरी बन जाएगी, तो प्रशासन उसमें जुट जाएगा। जहाँ असली ध्यान होना चाहिए था वहाँ ना होकर अपने लोगों को सुधारने में लग जाएगा और धीरे धीरे वो कमजोर पड़ते जाएंगे। इसलिए जरूरी है बॉर्डर के साथ साथ आम नागरिक जागरूक हो और इस तरह की जो घटनाएं घटती है उसको हैंडल करने में हम सक्षम हों। और ये ट्रेनिंग उसी का एक हिस्सा है। ट्रेंड पर्सन्स यहाँ हैं, फायर ब्रिगेड से भी हैं, एनसीसी से भी हैं, हेल्थ से भी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरी टीम का स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग कैंप में। तो जितनी भी संख्या 1048 की रजिस्ट्रेशन है अपनी, ये मल्टीप्लाई करके अपने घरों में बताएंगे, वो ट्रिक्स और प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पूरे समाज के अंदर ये मैसेज आएगा कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शांत स्वभाव से, शांत मन से उनको हैंडल करना है। और कैसे हैंडल करना है, आग कहीं लगा दी तो आपके फायरमैन, फायर डिपार्टमेंट से आए हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको बताएंगे कि उनमें काबू कैसे। जो लिंक जारी किया था उसमें कुछ प्रेफर्ड एरियाज थे कि किस किस में आप लोग सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एड कि कौन कौन चाहता है कि मैं फर्स्ट एड सीखूं, कि यदि कोई इंजर्ड है, कोई हताहत है, उसको बहुत गंभीर चोटें लगी हैं, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल नरवाना से हमारी टीम हमारे बीच में आई है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकता, उसके लिए वॉलंटियर तैयार करने पड़ते हैं। कुछ एनजीओ बीच में आते हैं, कुछ हमारे स्कूलों के एनसीसी के बच्चे होते हैं और कुछ और अवेयरनेस है। ये आज एक अवेयरनेस है जिसके बारे में आपसे आज बातचीत की जा रही है, क्योंकि आपने, मैं अभी सर ने भी बताया, मैंने भी बताया कि पिछले कुछ दिनों दोनों देशों में गर्माहट थी और उन्होंने पहलगाम के अंदर जीना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी था, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। हमारे देश के एक एक नागरिक की जान हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन उस देश ने हमारे देश के अंदर आकर हमारे ही नागरिकों की जान ले ली, तो उसके लिए उनको बहुत करारा जवाब दिया गया। इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव कार्य, आप सब बचाव दल के सदस्य हैं। आज की ट्रेनिंग के बाद आप सब उस बचाव दल के सदस्य होंगे जिसमें आपको बुलाया जाएगा। कभी भी किसी भी तरह की कोई आपदा आएगी तो आप सबको याद किया जाएगा कि बेटा आप सबको एक ट्रेनिंग दी गई थी, सभी महोदयों को ट्रेनिंग दी गई थी कि आप इसमें प्रशासन की हेल्प करें। क्राउड कंट्रोल, भीड़ भाड़ हो जाती है और कुछ कंट्रोल हो जाता है, उस समय हमारे वॉलंटियर बीच में आते हैं और भीड़ को शांत करते हैं। जैसे एक सर ने बताया, मीडिया के माध्यम से आपकी बात कोई भी मीडिया, चाहे वो दूसरे देश का मीडिया है, चाहे वो हमारा मीडिया। और वो हर एक ट्रेनिंग में हर एक जगह लड़कों से, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिम्मेदारी ज़्यादा होती है लड़कियों की, तो कोशिश
करता हूँ कि लड़कों को ज़्यादा इग्नोर करूँ और लड़कों की जगह लड़कियाँ सबसे ज़्यादा फोन आते हैं कि सर मैं करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स की और पेरेंट्स भी, मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूँगा कि तालियां बजाएं। लड़कियों को ज़्यादा ट्रेनिंग जो लेना चाहते थे उसमें पेरेंट्स कॉन्सेंट का एक लेटर था कि आपने आपके माँ बाप का सहमति लेनी हो कि साइन करिए कि मेरा बेटा या बेटी जो एनसीसी कैडेट है वो सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के लिए मैं उसको अलाउ करता हूँ, उसको परमिशन देता हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हर एक माँ बाप के खुद के फोन आए कि आप हमारी जितने और बेटी हमारे लेना चाहती है और हम इसे भेजना चाहते हैं। तो इसलिए मैं एक बार बोलूँ कि आप हिंदुस्तान 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 भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। अगर आप में इतना जज्बा होगा तो सिविल डिफेंस अपने आप ही सीख जाओगे। आपके अंदर क्योंकि हम सीधा हिंदुस्तान भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। अगर आप में इतना जज्बा होगा तो सिविल डिफेंस अपने आप ही बोलते हैं 3 चीजों के मिलने से आग उत्पन्न है। प्योर एयर ऑक्सीजन, एक निश्चित तापक्रम पर ये तीनों चीजें मिलती है तो आग लग जाती है, आग बढ़ जाती है। ठीक है, समझे? इसको बोलते हैं आग का निर्भर। आग लगने के लिए मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता है। एक प्योर ऑक्सीजन, क्या तक समझ आई? क्या समझ आई? आग लगने के लिए, आग लगाने के लिए, आग पैदा करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। फ्यूल, ईंधन, हेट और ऑक्सीजन। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, आग की मूल आवश्यकता भी 3 है, फ्यूल, ऑक्सीजन। और आग बुझाने के मेथड भी 3 ही है। जब आग लगती, आग बढ़ती 3 चीज से है तो इसके मेथड भी अलग अलग है। आग बुझाने के मेथड 3 है, कूलिंग, स्टारवेशन और स्मोथरिंग। कूलिंग कैसे? हम पानी डालते हैं, आपके ऊपर कूलिंग करते हैं। कूलिंग में क्या होता है? हीट खत्म होती है। स्मोथरिंग में क्या होता है? उसको दम घोटना, मतलब समझो ना, दम घोटना। और स्टारवेशन में क्या होता है? धोखा मारना। आग की मूलता क्या है? फ्यूल। फ्यूल किसी भी तरह का हो सकता है। आज आग की क्वालिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है। आग की क्लासिफिकेशन, आग किसी पॉइंट में लगे, आग इंसान ये सोचता है कि इसके ऊपर हमने पानी डाला, जहाँ बिजली के बारे में उसमें पानी नहीं डालते, इसमें बीच में घाटों होता है, इसमें पानी नहीं डालेंगे। कोई नहीं आ गया उसमें भी पानी नहीं डालेंगे, इसलिए इसकी क्लास ले गया। क्लास B5 लिक्विड फायर टेक्नोलॉजी, क्लास C5 गैसीज फायर, क्लास D5 मेटल फायर। आगो उसको उसी टाइप से कभी लगता है ना, नहीं लगता है, इसे करने डालने में। दूसरा क्या लिक्विड फायर, लिक्विड के फायर का दिया है शॉर्ट के रात लगा के वो नाम नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर के कंट्रोल में आता है तो बिजली तो उसका कोयल है, कोयल के ऊपर पानी डालेंगे, पानी ऐसे फायर है, पानी डालने नहीं, क्योंकि कई गैसें हैं और से नहीं है, पानी के अंदर लेंगे उसके अंदर CO2 आपने देखा अगर टाइप का है CO2 उससे हो जाएंगे। मेटल फायर, धातुओं की आग, मेटल क्या होता है? मेटल के आग लगती है, जैसे मेटल समझो आग लगती है, आग लगने के बाद ये हीटर हो जाता है, इसमें जैसे ही पानी डालेंगे ये अपनी आकृति हो गई, पानी डालने से आकृति होने का मतलब ये सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने से जो बीम के ऊपर लगा हुआ है ये अपनी जगह छोड़ देगा और बिल्डिंग क्लच होने का। ड्रोन के जरिए, जेट्स के जरिए,
बम या फिर कोई भी मिसाइल कहीं भी गिराई जा सकती है। तो इसलिए हमारे सिविल सिस्टम को भी इसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है फायर मैनेजमेंट की, फर्स्ट एड की, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसे आप ध्यान से देखें और अगर किसी को समझ ना आए तो बार बार पूछें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर भी किसी को समझना है तो यूट्यूब पे इसकी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो बच्चे सारे इस बारे में जानते भी होंगे, तो वो जरूर देखें, मेरा अनुरोध है उनसे। तो आज जो हमारी ये टीम यहाँ पे आई है उसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल। ये बेसिकली MD एनेस्थीसिया हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल नरवाड़ा में पोस्टेड हैं। ये बेसिकली आज की जो हमारी ट्रेनिंग है बेसिकली डिजास्टर से संबंधित है। डिजास्टर मतलब इसका दूसरा नाम पैनिक है। बेसिकली हमने पैनिक को कम करके मैक्सिमम पैनिक कैसे लेना है, इस चीज़ की ट्रेनिंग है। तो हम आपको डॉक्टरी नहीं यहाँ सिखा सकते, पर हम आपको कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स को सेव कर सकें। यही हमारा इसका मोटो है। एक छोटी सी आपको BLS की ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले भी डॉक्टरों ने बताया कि किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, एक बार पैनिक को देख कर ही कोई दिख जाता है तो उसको आप रिवाइव कर सकते हैं। हमारे देश में BLS की ट्रेनिंग बहुत की जाती है, तो थोड़ी सी शॉर्ट में हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे का फायदा उठा सकें। मैं चाहूँगा कि स्टेज पर कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स और कुछ NCC कैडेट्स आ गए, 2-3 दिन उसके अंदर ठीक है। और वो एम्बुलेंस में आपने सिविल हॉस्पिटल तक भेजना है। सेकंड, इन्होंने जो बताया कि कहीं ब्लीडिंग हो, मान लो कि पेशेंट आएगा, उसको इंजरी हो रही है, आपने एक्सीडेंट देखा, कोई ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा, तो ब्लड लॉस होगा तो उससे उसका ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, हार्ट को रुक जाएगी। तो आपने क्या करना है, बस वो ब्लड सप्लाई को रुकने नहीं देना, उसको आपने कोई भी टाइट कपड़ा बांधना है जिससे कि वहाँ पर वो ब्लड ना बहे। ये मोटी मोटी चीजें जो बताई। अब डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो बर्न पेशेंट को मैनेज करने बताएंगे, हाउ टू मैनेज ए बर्न पेशेंट। जैसे कि फायर इंजरी होती है, सर ने जो बताया कि जो फायर इंजरी हो जाती है तो उसमें बर्न पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। देखिए इजी काम, बर्न बहुत तरह का होता है। केमिकल बर्न जैसे फायर बर्न, ऑयल बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न। पर बर्न के अंदर जो मोटे मोटे 2 प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि एक तो जो लूज क्लोथ्स हैं उनको फाड़ दो, और दूसरा क्या है कि जो चिपका हुआ कपड़ा है बॉडी को उसको उतारने की कोशिश नहीं करनी, और एक हमने टैप वाटर या कूल वाटर डालना है, आइस नहीं करना। यह हम या कोई हम सोचें कि कोई किसी ने नुस्खा बता रखा है वो उसके लगाने लगे, वो चीज़ सिर्फ वाटर जो है वो उस पर मेनली थ्रो दो बेसिकली। और सबसे पहले खुद को बचाओ और पेशेंट को सीक सेफ्टी, पेशेंट को पहले सेफ जगह लेके जाओ। आप बाहर जहाँ आग लगी हुई है वही सोचो पानी डालने लग रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। पहले आप पेशेंट को सेफ जगह लेके जाओ, पहले खुद को बचाओ, फिर पेशेंट को सेफ जगह लेकर जाओ, फिर उस पर पानी डालो और उसके जो कपड़े लूज हैं उनको फाड़ो और उसको वेट ब्लैंकेट से कवर करो। किसी को बुला हुआ है इसको पहले साइड में आराम से 10। अब ये सीट सेफ्टी होगी, इनको साइड पे ले, साइड पे लाने के बाद कि भाई साहब ठीक हो सकता है कि ठीक ही हो। अगर ये नहीं रिस्पॉन्ड करते तो हमारे यहाँ पर एक कैरोटिड आर्टरी होती है। इतना तो आपको पता है कि एक आर्टरी होती है बॉडी में, एक वेन होती है, ठीक है ना। जो आर्टरी होती है ना उसकी पल्सेशंस आती है, पल्सेशंस, वो पल्सेशंस जो है वो ये डिपेंड करती है कि पेशेंट अलाइव है या नहीं। वेन में कभी पल्सेशन नहीं आती। सबसे मोटी जो आर्टरी होती है वो कैरोटिड होती है, वो हमें यहाँ फील होती है। अगर पेशेंट की कैरोटिड आर्टरी है तो आपको ठप 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 ऐसे हमेशा फील होगी। मैं आप अपनी पीछे फील करके देख सकते हैं यहाँ AED वाला सवाल लेके आए, क्योंकि आप CPR से हॉस्पिटल आप नहीं बचा पाओ या उसको क्या क्यों वो गिरा है हमें नहीं पता, तो वो एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद आप उसका CPR स्टार्ट करें।
अभी डॉक्टर साहब CPR का प्रोसीजर बताएंगे आपको। जो हमारे दोनों निपल होते हैं उसके बीच में हमने ऐसे हाथ को इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद हमने उनकी चेस्ट पे कंप्रेशन देना है ऐसे, और कंप्रेशन इतना देना है कि 2 सेंटीमीटर ये 2 अंदर जाए, और लगभग 30 बार कंप्रेशन देने के बाद हम उनको एक ब्रेथ देंगे लाइक दिस। ये एम्बू बैग होता है और ये मास्क होता है। इसको 2 बार इनको इस तरीके से ये सांस दें। पुराने ज़माने में जब हम CPR करते थे तो माउथ टू माउथ भी देते थे। अब माउथ टू माउथ अगर मजबूरी बने तो देना पड़ सकता है। जो BLS ट्रेन बंदे होते हैं उनको एक स्पेसिफिक मास्क भी इशू होता है BLS सोसाइटी की तरफ से, जिसके अंदर मास्क को लगा के माउथ टू माउथ दे सकते हैं, पर उसमें क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होती। ये है एम्बू। वैसे ये हर एम्बुलेंस में, हर स्कूल में, हर जगह पर ये एम्बू बैग रिससिटेशन किट का पार्ट होता है, ये आपको मिल जाता है। 2 ब्रेथ इससे लेनी है, CPR देना है। थोड़ी देर बाद आप ये एक बड़ा टायरिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद आप बंदा बदल देंगे। जो मास्क ये ब्रेथ कर रहा है वो इस साइड आ जाएगा और CPR वाला बंदा इस साइड आ जाएगा। 30 बार आपने ये करना है, 2 बार सांस देना है। 100 से 120 टाइम आपने 1 मिनट के अंदर करने हैं। और जब तक पेशेंट, और अगर पेशेंट बहुत बार पेशेंट रिवाइव हो जाता है, जब वो रिवाइव होगा उसकी आंखें, बेसिकली इसका लॉजिक क्या है कि कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट का जो ब्लड सप्लाई है वो टांगों में चली गई या उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। जब आप इसको प्रेस करते हो तो हार्ट में ब्लड सप्लाई वापस आ जाता है, उससे पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। तो बहुत बार जब पेशेंट अराइव होगा तो उसकी आंखें भी खुल जाएंगी और उसकी कैरोटिड आपको दोबारा फील होने लगती है। इतना अगर आप पेशेंट की भी करते रहते हो और इतने में एम्बुलेंस आ जाती है तो समझ लो आपने अपनी ड्यूटी उस पेशेंट के प्रति पूरी करी। हमें सबको आता हो तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। 100 बार दबाना है 1 मिनट में। 2 इंच चेस्ट प्रेस होनी चाहिए इसमें। और इसमें मतलब कि एम्बू बैग जैसे हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो आपने